उसका पहला लेसन हो। विदाउट प्रेपरेशन टीचर जाएगा फिर बच्चों को एंगेज करेगा नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए टीचर को कंसेप्ट के साथ क्लासरूम में जाना चाहिए। इसी तरह बेटा जब बच्चे का पहला एग्जाम हो उसमें बेटा इंप्रेशन दिखाना है, या बच्चे को टीचर्स के सामने पहला इंप्रेशन ऐसे क्रिएट करना है सारे टीचर्स को लगे ये जो बच्चा है ये बहुत अच्छा है। जब आप पहले ही इंप्रेशन खराब करते हो, जैसे कि मैं आपकी फेवरेट हूं मैंने क्या बोला बेटा, इसीलिए याद रखना है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, ये लॉ वही बोलती है, लॉ ऑफ प्रेमेसी, कि जो हम पहला इंप्रेशन दिखाते हैं वही लास्ट इंप्रेशन होता है। इसीलिए बेटा प्राइमरी क्लासेस हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस हमारी बेस बनाती है, और जो बेटा फिर लेटर क्लासेस होते हैं वहाँ पे हमें पता चलता है फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर हमारी बेस अच्छी होती है आगे जाके भी बेटा हम अच्छा पढ़ते हैं। अगर हमारी बेस वीक होती है आगे जाके हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। दूसरी लॉ है बेटा लॉ ऑफ इंटेंसिटी, ना लॉ ऑफ रिकेंसी, लॉ ऑफ रिकेंसी, RECENCY, RECENCY, लॉ ऑफ रिकेंसी। मतलब बेटा रेसेंट लर्निंग जो हम करते हैं वो नहीं भूलती है। रेसेंट लर्निंग आपने एग्जाम से पहले 10 दिन पढ़ा, एग्जाम के दिन उसको नजर भी नहीं मारी, वो भूल जाएगा, मगर जो आपने एग्जाम के दिन पढ़ा वो नहीं भूल जाएगा। मतलब जो हम रेसेंट लर्निंग करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए वो नहीं भूलता है। आपने गाड़ी 2 महीने पहले चलाई, 2 महीने तक आपने फिर गाड़ी नहीं चलाई, 2 महीने के बाद फिर से आपने गाड़ी चलाई, मुमकिन है कि आपको बेटा क्लच आपका साथ न दे या गियर बदलने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्यों बेटा, आपने कब किया, मगर आपने एक दिन पहले गाड़ी चलाई फिर दूसरे दिन फिर से चलाई। ये खासकर बेटा हमारे एग्जाम्स के लिए है। हम जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जो हम एग्जाम के दिन पढ़ते हैं वो हमें बेटा याद रहता है, मगर जो हमने एग्जाम से पहले पढ़ा होता है उसको अगर हमने रिवीजन नहीं किया वो कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग से भाग जाता है। हमें याद या तो बेटा हमें कुछ उसमें से भूल जाता है या याद ही नहीं रहता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द की टू। रेसेंट लर्निंग हमें नहीं भूलेगी, मगर बेटा जो प्रीवियस लर्निंग है उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, रिवाइज। उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, कभी कभार हमारे सब्जेक्ट्स में पास्ट का जिक्र होता है, जो हमने पास्ट में पढ़ा होता है हम उसको लाइटली लेते हैं, हम कहते हैं ये लेसन हमें आता है, हमने ये लेसन ऑलरेडी पढ़ा है। मगर बेटा लाइटली ऐसे नहीं लेना है कि हमें उसको नज़र भी नहीं देनी है। मतलब हिस्ट्री में आपने पिछले साल कोई चैप्टर पढ़ा, इस साल कोई चैप्टर उसी के रिलेटेड है, अब आप बोलोगे सर अब हम ये खुद पढ़ेंगे। नहीं बेटा, पढ़ना है ताकि आपको बेटा फिर से ये रिवाइज हो जाए। जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उतना बेटा उतना आपको याद रहेगा, क्योंकि बेटा रिवीजन ही आपको याद रखता है, वही उसी से आपको याद रहता है मैंने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट में मैंने क्या पढ़ा था। आपने 10 दिन पहले पढ़ा, यहाँ से डेट शीट आया, आपने एग्जाम के दिन उसको नज़र नहीं मारी, आपको बेटा वो याद नहीं रहता है। तीसरी लॉ इसमें है लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। What is the speed of your learning? Law of intensity. Speed of the learning. Speed of the learning. आपकी learning speed कैसे है? हम कहते हैं बेटा it depends upon the family and it depends upon the teacher. कैसे वो आपको मोटिवेट करेगा लर्निंग ज़्यादा करने में? By providing rewards, by providing prices, by providing cash. ठीक है बेटा? बेटा अगर आपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाई, आपको मैं कहीं घुमाने ले जाऊंगा, आपके लिए बाइक लाएंगे, आपको इतना इनाम मिलेगा। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इससे क्या होगा, लर्निंग स्टिमुलस इंक्रीज हो जाएगा। लर्निंग स्टिमुलस क्या हो जाएगा, यूजुअली आपके अंदर लर्निंग स्टिमुलस कब इंक्रीज होता है, जब डेट शीट निकलता है। जब डेट शीट निकलता है 10 चैप्टर्स पढ़ने बाकी है, 4 दिन है। ठीक है बेटा, वरना आपके लिए स्टिमुलस क्या होता है बेटा, डेट शीट। मगर हम कहते हैं बेटा टीचर और पेरेंट्स यहाँ स्टिमुलस बढ़ा सकते हैं जब वो बेटा आपको प्रोवाइड करेंगे रिवार्ड्स। जितना आप जल्दी लर्न करोगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा, जितना आप जल्दी लर्न करोगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, मुझे अभी भी याद है जब मैं बचपन में पढ़ता था, मेरा पापा मुझे कहता था मुझे लिख के दे दो, आप क्रिकेट खेलने जाओ। मैं जिद करता था मुझे जाना है खेलने, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है। स्कूल में एग्जाम होता था, पापा बोलता था मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो, सारा लर्न है, ये क्वेश्चन मुझे लिख के दे दो, खत्म करो जाओ। मैं फिर नहीं बोलूँगा, नहीं रोकूंगा।
उससे क्या होता था, उससे क्या होता था, लालच होती थी ना खेलने जाना है, लालच होती थी ना दोस्तों के साथ जाना था, मैं जल्दी जल्दी लिखता था, जल्दी जल्दी लर्न करता था। मतलब आपको कोई काम करना है, आपको बोलेंगे आप जल्दी वो काम खत्म करो जाओ, आप बोलोगे मैं मुझे जल्दी निकलना है, बेटा 2 क्वेश्चंस देखो जाओ। एग्जाम में कैसे आप जल्दी निकलते हो? जिस दिन आपको एग्जाम में जल्दी निकलना होता है, दावत पे जाना होता है, 3 घंटे उस दिन भी पेपर में होते हैं, आप 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर देते, फिर समय की तरह आप मखिया मारो पेपर में, क्या करो, मगर जल्दी जल्दी आप निकलते हो। तो बेटा हम कहते हैं इससे लर्निंग की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बेटा लास्ट लॉ, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस। एसोसिएशन बिटवीन लर्नर एंड द लर्निंग एक्टिविटी, बिलोंगिंगनेस। बेटा आप कैसे बोलते हो ये लेसन एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ो, लर्निंग को बिलोंग करना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आप क्या कहते हो, एग्जामिनर कहाँ ये क्वेश्चन रखेगा, छोड़ो ना ये लेसन, उससे भी प्रॉब्लम होती है। हमें लर्निंग के साथ अपने आप को जोड़ना है। एक होता है बेटा किसी टीचर ने आपको बोला मत पढ़ोगे, चलो मैं बोल रहा हूँ चलो ये गैस है। दूसरा होता है आप खुद जज करते हो, एग्जामिनर कहाँ ये क्वेश्चन रखेगा। जिस तरह बेटा पिछले 2 साल से क्या हो रही है, रिलैक्सेशन, 10 चैप्टर्स में से आप 5 चैप्टर्स पढ़ते हो या 6 या 7, मतलब मर्जी आपकी होती है, 3 आप खुद छोड़ते हो। हम कहते हैं बेटा लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब लर्निंग एक्टिविटी और लर्नर के दरमियान क्या होगी, बिलोंगिंगनेस। जब एक लर्नर समझेगा ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है, वरना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे छोड़े, क्यों? उनका आंसर थोड़ा सा बड़ा था। आपने क्या बोला, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आपने ये मत जज किया कि क्यों नहीं आएगा। इसीलिए बेटा अगर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, आपको बेटा हर किसी लर्निंग एक्टिविटी के साथ अपने आप को जोड़ना है। नहीं, अगर बोर्ड वालों ने सिलेबस में रखा है, क्यों रखा है, जरूर आ सकता है, जरूर आ सकता है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन, क्योंकि रोज संडे नहीं है, रोज रिलैक्सेशन नहीं है। चलो 2 साल मिल गई रिलैक्सेशन, इस साल तो हालात ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं जब हम लर्निंग को बिलोंगिंगनेस के साथ जोड़ेंगे तभी हम जज कर पाएंगे लर्निंग इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। आपको बेटा क्यों एग्जाम से पहले ही टेंशन होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हो, जब आपने कोई लेसन छोड़ा होता है आपके दिमाग में वही लेसन घूमता है, वो 9 आपके दिमाग में नहीं घूमते हैं जो आपने लर्न किए हैं। आप कहते हो अगर इस लेसन से ये क्वेश्चन आया मैं क्या करूंगी, अगर शॉर्ट टाइप आया मैं क्या करूंगी, अगर ऑब्जेक्टिव आया मैं क्या करूंगी, अगर लॉन्ग टाइप आया मैं क्या करूंगी। क्योंकि बेटा वही एक क्वेश्चन आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, वही एक लेसन आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब ना बेटा रिलैक्सेशन नहीं होती है, जब आपको मालूम है रिलैक्सेशन है, हम कर सकते हैं क्योंकि चॉइस है, हमें वही से चॉइस मिलेगी, उस टाइम आपको ये टेंशन नहीं होता है। मगर जब आपको मालूम है रिलैक्सेशन नहीं है, उसके बावजूद आपने 1 लेसन या 2 लेसन छोड़े हैं, आपके दिमाग में टेंशन होता है अगर उसी से क्वेश्चन आया, अगर उसका और कोई टफ क्वेश्चन होगा जो मुझे नहीं आया, या शॉर्ट टाइप पे मुझे चॉइस नहीं मिली। इससे क्या होता है, इससे जो आपने लर्निंग की होती है वो भी अनइफेक्टिव होती है। तो लर्निंग को तभी हम इफेक्टिव बनाएंगे जब हम उसको बिलोंगिंगनेस के साथ जोड़ेंगे, जब हम उसको बिलोंग करेंगे अपने साथ। अगर मैं 12th का बच्चा हूं, अगर बोर्ड वालों ने ये सिलेबस फ्रेम किया है, क्यों किया है फ्रेम, ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये सेकेंडरी लॉज के 4 लॉज हो गया बेटा, लर्निंग खत्म। इसको क्या है, एसोसिएशन बिटवीन लर्नर एंड द लर्निंग एक्टिविटी, लर्नर एंड द लर्निंग एक्टिविटी मतलब रिश्ता जोड़ना लर्नर और लर्निंग एक्टिविटी के साथ। जैसे जब तक आप बोलोगे पॉलिटिकल साइंस टफ है, छोड़ो कौन पढ़ेगा। अगर आप एसोसिएशन नहीं बनाओगी कैसे पढ़ोगी पॉलिटिकल साइंस। आप बोलोगी कोल्ड वार टफ है, छोड़ो वो लेसन नहीं पढ़ेगी। आप बोलोगे एंड ऑफ बाइपोलरिटी टफ है, छोड़ो वो नहीं पढ़ेगी। साउथ एशिया टफ है, छोड़ो नहीं पढ़ेगी। या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टफ है, छोड़ो नहीं पढ़ेगी। कौन पढ़ेगा बर्लिन वॉल, कौन पढ़ेगा मार्शल प्लान, छोड़ो। आपने पॉलिटिकल भी पढ़ा है? बेटा मैं इस घर में 10-15 बच्चों को पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ सुबह, 15 बच्चे सुबह आते हैं पॉलिटिकल पढ़ने। हम इस टाइम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। किस क्लास का? 12th का। हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं इस टाइम। हमने ये आर्ट्स के में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। 2 ही साल हो गए जब से मामा बीमार हो गई, मतलब मैंने घर में बंद किया। मेरे घर में कम से कम 30 बच्चे होते थे हर साल आर्ट्स के, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, सब कुछ एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाता था।
बाकी में और उर्दू, आर्ट्स में होता है ना किसी का उर्दू, बाकी में सारे सब्जेक्ट्स घर में पढ़ाता था। अब है बेटा नेक्स्ट चैप्टर एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। ये हमारा बेटा साइकोलॉजिस्ट have viewed, educational psychologists have viewed adjustment from two important perspectives. ठीक है बेटा, पहला एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट, और दूसरा बेटा एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस। एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट एंड दूसरा बेटा एडजस्टमेंट एज प्रोसेस। अब देखिए बेटा, एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट, आप बेटा किसी चीज को अचीव करने के लिए एडजस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एज ए अचीवमेंट। मिसाल के तौर पर 4 महीने, डेट शीट से 2 महीने पहले आप पढ़ते हो, घर वाले कहते हैं आखिर क्या हुआ, हमारी बेटी तो कभी नहीं पढ़ती थी, आज क्या बात है, क्यों ये पढ़ती है। आपको सोसाइटी में किसी की बात दिल में चुभ जाती है, आप वीक हो, आपकी परसेंटेज कम आती है। 2 महीने पहले आप अपने माइंड के साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपका माइंड कब तैयार होता था पढ़ने के लिए, जब डेट शीट आता था। आज आपने 2 महीने पहले ही पढ़ा, क्यों, आपको अचीव करना था कुछ, आपको लोगों को दिखाना था, नहीं मुझ में भी कुछ है, मेरे अंदर भी हुनर है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट। मतलब ऐसी एडजस्टमेंट जो हम खाली किसी अचीवमेंट के लिए करते हैं, चाहे जॉब के लिए, चाहे कैरियर के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट। दूसरा है एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस, पूरी लाइफ हमारी एडजस्टमेंट, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एडजस्टमेंट। पहले बचपन में एडजस्ट करना एनवायरनमेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, एजुकेशन के साथ, टीचर्स के साथ। उसके बाद बेटा जो ही लाइफ बढ़ती गई ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ, ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा दोस्तों के साथ, रिलेशंस के साथ, और उसके बाद बेटा मैरिज के साथ, आफ्टर मैरिज रिलेशंस के साथ, बच्चों के साथ, जॉब के साथ। तो बेटा ये कंटिन्यूअस है, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस। एडजस्टमेंट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम प्रोसेस है। दूसरा होता है एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट, जहाँ पे बेटा हम किसी एक पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर समा को सब ने बोला आप ज़्यादा पतली हो, थोड़ी मोटी हो जाओ। समा ने दो महीने तक बटर खाया, हनी खाई, ठीक है बेटा, पनीर खाई मोटा होने के लिए। तो इतना डाइट इसने क्यों खाया, इतना डाइट इसने क्यों खाया, एडजस्ट क्यों किया, ताकि मेरे अंदर अचीवमेंट आए, लोग मुझे बोले समा आप पतली नहीं है। तो एक अचीवमेंट के लिए इसने ये किया, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट। दूसरा है एडजस्टमेंट एज ए प्रोसेस, जो हर कोई इंसान करता है। हर किसी इंसान की लाइफ में बेटा एडजस्टमेंट्स होती है, हर किसी फेज के अंदर, पढ़ाई के साथ एडजस्ट, कैरियर के साथ एडजस्ट, टीचर्स के साथ एडजस्ट, सोसाइटी के साथ एडजस्ट, फैमिली के साथ एडजस्ट। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेल एडजस्टेड पर्सन। आप ऊपर लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। सोसाइटी में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या जायरा वेल एडजस्टेड पर्सन है या नहीं है? जायरा वसीम, ठीक है, जाओ जाओ बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन, हाँ एडजस्टेड पर्सन। पहली चीज जो जायरा वसीम ने खुद के अंदर आज तक तलाश नहीं किए है, अवेयरनेस टू हिज ओवन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। जायरा वसीम के अंदर कितनी ज़्यादा लिमिटेशंस है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अवेयरनेस टू हिज ओवन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस,
इंसान को अपने आप को जानना है, मेरे अंदर कितनी खूबियाँ है और मेरे अंदर कितनी खामियाँ है। अवेयरनेस टू वन्स ओवन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, मतलब मेरे अंदर कितनी खूबियाँ है और मेरे अंदर कितनी लिमिटेशंस है, ये इंसान को जानना ज़रूरी है। क्यों? अगर मैं किसी के साथ लड़ाई करता हूँ, क्यों करता हूँ? अगर मैं किसी के साथ रेस्पेक्ट से बात करता हूँ, क्यों करता हूँ? अगर मैं किसी के साथ गुस्से से बात करता हूँ, क्यों करता हूँ? कभी कभार गुस्सा जायज़ है, मगर मैं मत हमेशा गुस्सा करता हूँ। इसीलिए बेटा इंसान को अपनी खूबी और अपनी लिमिटेशन जाननी है, तब जाके वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, रेस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स। कभी कभार इंसान अपनी आप की रेस्पेक्ट को गिराता है, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। मैं नाचीज़ हूँ, मुझ नाचीज़ को कुछ नहीं आता है, कहते हैं ना अक्सर, मतलब हम लोग। इंसान जब खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, लोग कैसे करेंगे? ठीक है बेटा, रेस्पेक्ट हिमसेल्फ एंड अदर्स, वही बेटा वेल एडजस्टेड है जो अपनी सेल्फ डिग्निटी मेंटेन रखेगा, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रखेगा। तीसरा, एडवोकेट लेवल ऑफ एस्पायरेशन। ये नहीं सर हम कैसे करेंगे, सर पॉलिटिकल साइंस में 26 चैप्टर से हम क्या करेंगे, एजुकेशन में इतने हैं हम क्या करेंगे। अपनी एस्पायरेशन को बढ़ाओ कि मैं कर सकता हूँ। टास्क को देख के मत डरो, बल्कि टास्क को डराओ। ठीक है बेटा, इंसान इतना भी वीक नहीं बनना चाहिए, मैं कैसे करूँगा एडजस्ट, ऐसा होता है वैसा होता है, वो होगा ये होगा, ऐसा नहीं बेटा। चौथा पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर इन एवरी सिचुएशन। आपको कभी भी बेटा स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही नहीं मिलेगी, कभी भी आपको बेटा हैप्पी सिचुएशन ही नहीं मिलेगी। ये बेटा आपको मिक्सचर में मिलेगा, कभी हैप्पीनेस कभी स्ट्रेसफुल। आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। अच्छा बना, जब से ये खुदा ना खास्ता फेल निकली है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, या इसने 490 क्या लाए, ये किसी की तरफ देखती भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। उसके बाद बेटा फिफ्थ वन, एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म जो जायरा के अंदर नहीं है। एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। लोगों को क्रिटिसाइज मत करो, लोगों के अंदर फॉल्ट्स मत निकालो, जो जैसा है। फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, जो जैसा है वो वैसा है ना। खुद देखो बेटा, आधे पर्सन खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे सामा कहती है, फिजा आपके कितने अच्छे बाल हैं, मेरे अच्छे नहीं है। ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म कितनी अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। काश नंबर 7 पलवन क्या करूँ, अम सत बनेस बह ये बूथ ही रांटस क्या खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करना। खुद अपने आप को क्या करना बेटा? क्रिटिसाइज करना, ना अपने आप को ना किसी और को क्रिटिसाइज करना है। गलती, इंसान गलतियों का पुतला है। सच गई गलती तो थी गसूस या कोर्म से यह ठीक। उसके बाद हम 10 लोगों को वे कहाँ जाते हो, ए सुचित हवा तक पलव इत कहीं, क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बेटा रियलिस्टिक परसेप्शन, मतलब रियलिस्टिक परसेप्शन का मतलब क्या है बेटा? थिंक पॉजिटिवली एंड एक्ट विद रियलिटी। एक्ट विद रियलिटी, जैसे हम किसी चीज में क्या ढूंढते हैं? रियलिटी प्रिंसिपल। मतलब हम कहते हैं क्या ये रियल है। मतलब एक होता है आपको दोस्तों ने बोला आज क्लास बंक करेंगे, आज क्लास नहीं देंगे, आप स्कूल से बाहर निकले, साथ ही आपके दिमाग में आता है हमने मत गलत किया, स्कूल टाइम में स्कूल नहीं जाना, पार्क में जाना, क्या ये रियल है? जो भी देखेगा वो क्या बोलेगा, उनको सीधे पता चलेगा इन्होंने बंक किया। मतलब रियलिटी के साथ एक्ट करना। सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन, जब आप अपने आप से सेटिस्फाई हो। सेटिस्फिकेशन, यहाँ बच्चे को 490 आते हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री पेपर का रीचेक कराऊंगा, मैं इस पेपर का रीचेक कराऊंगा। सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन, ठीक है बेटा।
इंसान सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ, कभी कभार आपको पूरा यकीन है गलत हुआ है, उस टाइम ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, courage to deal with adverse circumstances। आपके अंदर बेटा वो हिम्मत होनी चाहिए। आप एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के साथ क्या करने चाहिए, डील करने चाहिए। आपके अंदर वो तजुर्बा होना चाहिए।